नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की शुरुआत की, राजस्थान कांग्रेस में हुई सुलह की, बात करेंगे सरकार से नाराज पहलवानों के ऐलान की, जानेंगे मणिपुर में अब कैसे हैं हालात, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी सरकार की असफल योजनाओं की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स पर पूर्व आरबीआई रघुराम राजन ने उठाए सवाल। कहा, ये एक ऐसी योजना है जो फेल हो जाएगी। मोदी सरकार तमाम सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए में शुरू की है पीएलआई स्कीम्स। शराब मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं, केस को कर सकते हैं प्रभावित। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत। 3 दिन की राजकीय यात्रा पर है सिहामोनी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 123 अंकों की तेजी के साथ 62,969 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 35 अंकों की तेजी के साथ 18,634। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। पहले राहुल गांधी का अमेरिका जाने का कार्यक्रम 28 मई को था, लेकिन कांग्रेस नेता को समय पर पासपोर्ट नहीं मिल पाया। पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी को कोर्ट जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें 3 साल के लिए एनओसी जारी कर दी गई। लेकिन अब राहुल की अमेरिका यात्रा शुरू हो रही है। तो क्या है यात्रा का पूरा कार्यक्रम, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में राहुल गांधी का इंतजार चल रहा है। प्रवासी भारतीय राहुल गांधी का स्वागत करने को तैयार हैं। साथ ही अमेरिकी भी राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। करीब 1 सप्ताह की राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। इसके बाद राहुल गांधी थिंक टैंक और अन्य लोगों के साथ कुछ बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने बताया कि राहुल गांधी का अमेरिका दौरा काफी व्यस्त रहेगा। वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी सांसदों और थिंक टैंकों के साथ मिलेंगे। भारतीय अमेरिकी उद्यमी फ्रैंक इस्लाम और शीर्ष व्यापारिक नेताओं, सीनेटरों और कांग्रेसियों द्वारा आयोजित डिनर में भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, जहां वो सिलिकॉन वैली में भारतीय डायस्पोरा, उद्यम पूंजीपतियों, तकनीकी अधिकारियों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सिलिकॉन वैली के वरिष्ठ प्रौद्योगिकी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देंगे और उसी शाम वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड क्लब में विचारकों के साथ बैठक करेंगे। वो दोपहर के भोजन के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और रचनात्मक उद्योग में सफल भारतीय अमेरिकियों के समूह से मिलेंगे। 4 जून को राहुल गांधी आईओसी यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएस की ओर से आयोजित न्यूयॉर्क में जेविटस सेंटर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आईओसी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और मीडिया के साथ जोड़ना और बातचीत है, जिसमें दुनिया भर में स्वतंत्रता, समावेश, स्थिरता, न्याय, शांति और अवसरों पर ध्यान दिया जा सके। राहुल की यात्रा पर सभी की नजरें हैं, तो नजरें राजस्थान पर भी लगी हुई थी, क्योंकि यहां काफी समय से राज्य के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में टकराव चल रहा था। लेकिन ये टकराव अब सुलह में बदल गया है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें सभी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को कहा, और आज इसे लेकर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान भी दिया है। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है। सोमवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई। देर रात को दोनों नेता मीडिया के सामने आए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पायलट और गहलोत मिलकर राजस्थान में काम करेंगे और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएंगे। और जब आज ये सवाल अशोक गहलोत से किया गया तो उन्होंने भी वेणुगोपाल की बातों का समर्थन करते हुए कहा, पायलट पार्टी में हैं, ऐसे में हम सभी मिलकर काम करेंगे, लेकिन हम सबकी भूमिका क्या होगी ये हाईकमान तय करेगा। मेरे लिए पद मायने नहीं रखता। सोनिया, राहुल और प्रियंका ने मुझ पर भरोसा दिखाया, 3 बार सीएम बनाया, 3 बार केंद्र में मंत्री बना। मुझे जो भी भूमिका मिलेगी उसे स्वीकार करूंगा।
तो गहलोत के बयान से साफ है कि पायलट के साथ मिलकर काम करने को वो तैयार हैं। सचिन पायलट के साथ जो भी मुद्दे थे उनका या तो हल हो गया है या हाईकमान उनका जल्दी ही हल निकाल देगा। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार को वापस लाने के काम में जुटना है। दिल्ली में हुई बैठक में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने राजस्थान पर हर फैसला लेने का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया है। गहलोत के बयान से साफ हो गया है कि उनकी पायलट के साथ चल रही तकरार समाप्त हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस में तो सभी की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को हटाए जाने के बाद से उनकी नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। पहलवानों ने अब इंडिया गेट पर अपने तंबू लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो कदम उठाया उससे पूरा देश हैरान दिख रहा है। खिलाड़ी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, तब चंद मेडल उनके हिस्से में आ पाते हैं और नेता उन मेडलों की कीमत भी लगा देते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नजर में मेडल की कीमत 15 रुपए होती है और आज ये मेडल गंगा नदी में बहाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की मांग पर पहलवानों ने अपना फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया है। पहलवानों ने कहा है कि अगर 5 दिन में बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर वो हरिद्वार आएंगे और मेडल बहाएंगे। ये मेडल कोई 15 रुपए में नहीं खरीदे गए थे, बल्कि इन मेडलों में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में जीते गए मेडल भी शामिल हैं। भारत की नामी महिला रेसलर्स जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर 1.25 महीना से ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रही थी। शुरुआत में तो पुलिस महिला रेसलरों की शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो दबाव में पुलिस ने बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पॉक्सो एक्ट में प्रावधान तो तुरंत गिरफ्तारी का है, लेकिन बीजेपी सांसद बृजभूषण को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा जब पहलवानों ने संसद मार्च का ऐलान किया तो पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली। जंतर मंतर से उनके तंबू उखाड़ दिए गए, जिसके बाद पहलवानों ने अपने मेडल हरिद्वार में गंगा नदी में बहाने का ऐलान कर दिया और शाम को पहलवान हरिद्वार पहुंच गए। पहलवानों ने इंडिया गेट पर अनशन का ऐलान भी किया है। किसान संगठन और खाप पंचायतें भी खुलकर पहलवानों के साथ खड़ी हो गई हैं। आज जो पूरा देश देख रहा है, इसे पहलवानों की बेबसी समझे या उनका गुस्सा। पहलवान अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाने की बात कर रही हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्से नॉर्थ ईस्ट में तो एक आंदोलन समुदाय टकराव का रूप ले चुका है। मैतेई समुदाय को जनजातीय समुदाय में शामिल होने की मांग पर पूरा राज्य अशांत हो गया है। 3 मई से मणिपुर में जातीय टकराव चल रहा है। राज्य में शांति बहाली के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर टकराव की खबरें आ रही हैं। बीते दिनों इस हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई। हालात रोजाना बिगड़ते जा रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि राज्य के हालात सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है। 2 गुटों के टकराव के चलते मणिपुर अशांत है। इसे सीधे तौर पर देश के खिलाफ लड़ाई नहीं कहा जा सकता। ये कानून और व्यवस्था का मामला है और हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य बनाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तो वो अपने मेडल लौटा देंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इम्फाल में ही डटे हुए हैं। वो 1 जून तक मणिपुर में कैंप किए हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मणिपुर को लेकर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की सांप्रदायिक नीतियों के चलते मणिपुर के ये हालात हुए हैं। 24 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी ऐसी ही घटना मणिपुर में हुई थी और आज एक बार फिर बीजेपी की नीतियों के चलते सीमावर्ती राज्य अशांत हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राष्ट्रपति को मणिपुर के हालात पर एक मेमोरेंडम सौंपा। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपे मेमोरेंडम में कुल 12 मांगे रखी हैं। उधर सीएम बीरेंद्र सिंह भले ही दावा कर रहे हैं कि हालात अब नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस तरह से मणिपुर से खबरें आ रही हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि राज्य के हालात सरकार से संभलते नहीं दिख रहे हैं। नागा कुकी जनजातियों का टकराव मैतेई समुदाय से चल रहा है। मणिपुर की बीजेपी सरकार बुरी तरह से फेल साबित हुई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी इस समय कांग्रेस के निशाने पर है। राज्य में 4-5 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और कांग्रेस ने यहां प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी भी कर ली है। मध्य प्रदेश को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस अपनी छीनी हुई सत्ता की वापसी की कोशिश में जुटी है।
2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार चली गई। अब पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटों को जीतने का टारगेट सेट कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका जाने से पहले दावा किया था कि हम 150 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमें कर्नाटक से भी ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से प्रचार प्रसार चुनाव अभियान का शंखनाद करने वाली हैं। जबलपुर में होने वाले इस आयोजन में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। वहीं महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में अपनी ताकत का संदेश देना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका को राज्य में इंदिरा गांधी की नातिन के तौर पर प्रचारित तो करेगी ही, साथ में मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य के आदिवासी और जनजाति वर्ग में कांग्रेस की पैठ है, उसे और मजबूत बनाने में प्रियंका गांधी मददगार हो सकती है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में पूरी तरह से उतारने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ जमकर प्रचार किया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रियंका के जरिए मतदाताओं को कहीं ज्यादा आकर्षित किया जा सकता है। उनका रहन सहन से लेकर पहनावा कुछ ऐसा है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद भी दिला जाता है। प्रियंका की लोकप्रियता को अब कांग्रेस ने भुनाने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रियंका से बहुत उम्मीदें हैं। वैसे उम्मीदें कांग्रेस से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगाए बैठे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस से मदद मांगी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की मदद चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में मोदी सरकार दिल्ली में ट्रांसफर नियुक्ति को लेकर जो कानून लेकर आने वाली है, उसे बिना कांग्रेस की मदद से रोकना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था चलाए जाने का जो अधिकार केजरीवाल को दिया था, केंद्र सरकार ने उसे अध्यादेश से पलट दिया। अब केजरीवाल इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकना चाहता है, जहां एनडीए का बहुमत नहीं है। केजरीवाल ने कांग्रेस से मदद मांगी थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन कांग्रेस के अंदर से केजरीवाल की मदद न करने की आवाजें उठने लगी। दिल्ली और पंजाब की यूनिट ने तो साफ कह दिया कि केजरीवाल की मदद की गई तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस से मदद मांगी है और कहा है कि कांग्रेस की एक बार आपको आजमा कर देख ले, जब भी जरूरत होगी आप कांग्रेस की मदद करने को तैयार रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि आज कांग्रेस अध्यादेश पर हमारा साथ दे, भविष्य में मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो हम कांग्रेस की मदद करेंगे। इस बीच केजरीवाल ने आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मदद मांगी। येचुरी ने भी केजरीवाल को मदद का आश्वासन दिया। येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, हमें एकजुट होकर इन्हें रोकना होगा। हम केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा करते हैं, ये असंवैधानिक है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की असफल योजनाओं की। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी। इसके बाद सरकार कई योजनाओं को लेकर आई, जिनका जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन अधिकांश योजनाएं समय के साथ ही भुला दी गई, क्योंकि योजनाएं बुरी तरह से असफल साबित हुई थी। और अब इन तमाम योजनाओं का जिक्र पीएम मोदी भी अपने भाषण में नहीं करते हैं। तो हम उन 5 बड़ी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें शुरू करते समय तो दावा किया गया था कि ये गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन आज इनका नाम लेने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार अपने 9 साल की कामयाबी को गिना रही है तो विपक्ष उसकी नाकामियां सामने लेकर आ रहा है। खासतौर पर सरकार की उन योजनाओं की याद दिलाई जा रही है जिन्हें शुरू करते समय तो जमकर प्रचार किया गया, लेकिन अब सरकार उनको याद भी नहीं करती। हर भारतीय परिवार को पक्का घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को साल 2015 में शुरू किया था। योजना का मुख्य उद्देश्य साल 2022 तक भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर देना था, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब इसका लक्ष्य 2024 तक बढ़ा दिया गया। हर घर को 24 घंटे 7 दिन बिजली की उपलब्धता। सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 भारत तक हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सरकार ने जो समय सीमा दी वो निकल चुकी है, लेकिन अभी तक भारत के सभी घरों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाई है। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, कई गांव ऐसे भी है जहां आज तक बिजली पहुंची ही नहीं है।
$5 अरब की अर्थव्यवस्था। सितंबर 2018 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 4 साल तक यानी कि साल 2022 तक भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पीएम मोदी की इस घोषणा को कई बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक मंच और चुनावी रैली में भी दोहराया है। अब दावा किया जा रहा है कि शायद 2025 तक लक्ष्य पूरा हो जाए। किसानों की आय दोगुनी करना। साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी होगी। केंद्र सरकार ने इस बात को साल 2021 तक केंद्र सरकार के हर वार्षिक बजट में दोहराई थी। अब केंद्र सरकार इस योजना को याद भी नहीं करती। बुलेट ट्रेन का काम पूरा करना। 14 सितंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उस वक्त मोदी सरकार ने कहा था कि देश जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। अब साल 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ेगी, इसे लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।